नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा में हिंदी व्याकरण के पाठ वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, वाक्य को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला वाक्य है किसान हल चला रहा है। दूसरा वाक्य है सुहानी पत्र लिख रही है। तीसरा वाक्य है प्रातःकाल भ्रमण का आनंद उठाना चाहिए। ये सभी वाक्य अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे पहला वाक्य उदाहरण के तौर पर फिर से पढ़ते हैं। किसान अलग शब्द है, हल अलग शब्द है, चला रहा है, ये सब अलग अलग शब्द हैं। ये सभी अलग अलग शब्द पद कहलाते हैं। इनको व्यवस्थित क्रम में रखने से ये वाक्य का रूप ले लेते हैं और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। तो इस आधार पर वाक्य की परिभाषा देखते हैं। पदों के ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे संपूर्ण अर्थ का बोध हो वाक्य कहलाते हैं। हम वाक्य के अंग समझते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। चलिए इन दोनों की परिभाषा देखते हैं, फिर इन्हें उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान से परिभाषा सुनिएगा। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उन्हें सूचित करने वाले शब्द उद्देश्य कहलाते हैं। यहाँ जिसके बारे में का मतलब है मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, या कोई वस्तु भी हो सकती है। अब विधेय की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब हम निम्नलिखित कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे और फिर उनमें से उद्देश्य और विधेय को पहचानेंगे। पहला वाक्य है बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? बच्चों के बारे में, तो ये उद्देश्य हुआ। फिर अब बच्चे क्या कर रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं, तो ये विधेय हुआ। दूसरा वाक्य है बच्चों बूढ़ी गाय घास चर रही है। यहाँ पर बूढ़ी गाय के बारे में कहा जा रहा है, तो यह उद्देश्य है। बूढ़ी गाय क्या कर रही है? घास चर रही है, तो ये विधेय है। चलिए अब देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह रोज व्यायाम करता है। इस वाक्य में साधारण वाक्य समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के ना करने या ना होने का कथन हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह रोज व्यायाम नहीं करता। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाएं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह रोज व्यायाम करता है? इस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, अर्थात प्रश्न पूछा जा रहा है। चौथा संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर पिताजी आ गए तो अमन फिल्म देखने जाएगा। बच्चों इस वाक्य में 2 क्रियाएं दिखाई पड़ रही हैं। पिताजी आ गए एक क्रिया और अमन फिल्म देखने जाएगा दूसरी क्रिया है। इस प्रकार यह संकेतवाचक वाक्य है। पांचवा संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक वह घर पहुंच चुकी होगी। इस वाक्य में बात करने की पूरी संभावना नहीं है, अर्थात कुछ संदेह हो रहा है, शायद वो घर पहुंच चुकी होगी या नहीं भी। छठा इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। इस वाक्य में आपके लिए शुभकामना प्रकट की जा रही है। जैसे बच्चों आप लोग के जन्मदिन पर भी बहुत सारे लोग आपको विश करते हैं। दूसरा आज तो कोई मिठाई खिला दे।
ये एक प्रकार से इच्छा प्रकट की जा रही है। जैसे आप लोग भी कभी कभी सोचते हो कि आज मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, तो इसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। 7वां, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति या विरोध का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमा चुप बैठी रहो, कृपया कल फिर आइएगा। पहले वाक्य जो है रमा चुप बैठी रहो, यह आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञा दी जा रही है। दूसरे में कृपया कल फिर आइएगा, इसमें अनुरोध प्रकट किया जा रहा है। 8वां, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आह कैसा सुंदर दृश्य है, इसमें क्या हो रहा है, हर्ष यानी कि खुशी प्रकट हो रही है। जैसे कि बच्चों आप लोग पिकनिक वगैरह जाते हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर खुश होते हो। दूसरा, ओह बेचारा फेल हो गया, इसमें शोक प्रकट हो रहा है कि उसके फेल होने पर सभी को दुख हो रहा है। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको ये मॉड्यूल समझ में आ गया होगा। बच्चों, और यह टॉपिक वाक्य जो आपने अभी पढ़ा है उसको आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के रूप में समझा होगा। इसकी वर्कशीट नंबर 3 आपको दे दी गई है, उसकी सहायता से अभ्यास कार्य करिएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।